बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम अनदर ग्लैंड के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज़ अ थायराइड ग्लैंड। लास्ट टाइम आई नो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। आज हम दूसरे ग्लैंड के बारे में बात करते हैं एंड दैट इज़ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की इस साइट को पहले देखते हैं कि कहाँ मौजूद होता है। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे। थायराइड ग्लैंड, सबसे पहले अगर हम हाइराइड बोन की बात करें तो हाइराइड बोन से नीचे हमारे साथ लेरिंग्स मौजूद होता है और लेरिंग्स से नीचे हमारे साथ क्या होता है, ट्रेकिया होती है और ट्रेकिया फिर नीचे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड फिर लंग्स में। ओके, सो ट्रेकिया से और लेरिंग्स के ऊपर इट्स लाइक दैट एक तितली नुमा यानी बटरफ्लाई शेप इस स्ट्रक्चर मौजूद होती है। ठीक है, लेरिंग्स के ऊपर और उससे फिर नीचे ट्रेकिया गया होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो बटरफ्लाई शेप है ये मौजूद कहाँ है, फ्रंट ऑफ लेरिंग्स पर है और आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, बोथ साइड पर, जिस तरह तितली के पर होते हैं उसी तरह ये मौजूद होती है। इसकी अगर हम वेट की बात करें तो 20 to 40 ग्राम तक होती है। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो तकरीबन 5 सेंटीमीटर होती है और अगर इसकी वेट की बात करें तो 3 सेंटीमीटर तक होती है। ओके, आफ्टर दैट अगर इसको स्ट्रक्चर को हम देख लें, यहाँ पर आप देख लें तो यहाँ पर इसके दो पोर्शंस हैं, लाइक लेफ्ट वन एंड राइट वन। ठीक है, तो लेफ्ट वन और राइट वन को एक जगह ने मिलाया हुआ है जिसे हम एस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्थमस कहते हैं। ओके, एस्थमस के साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर आयोटा आता है जिसने ब्लड सप्लाई करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर सिक्रीशन होगी और हमने बात की थी कि एंडोक्राइन सिक्रीशन कहाँ पर होती है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में होती है। तो यहाँ पर आयोटा आता है और ये आयोटा बोथ साइड पर ब्लड ले आता है। ठीक है, ब्लड की यानी यहाँ पर फ्लो होती है, ब्लड स्ट्रीम होती है दोनों साइड पर। अगर हम इस साइड पे देख लें तो दिस वन इज कॉल्ड सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड दैट वन इज कॉल्ड इंफीरियर थायराइड आर्टरी, जो कि यहाँ पर ब्लड भी ले आती है। ठीक है, और ब्लड के ज़रिए से यहाँ से फिर हार्मोन्स की सिक्रीशन भी होती है। ओके, इसके साथ अगर हम सिक्रीशन देख लें कि सिक्रीशन कितने टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करती हैं, तो थायराइड 3 टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीशन करती है। द फर्स्ट वन इज कैल्सिटोनिन, द सेकंड वन इज थायरोनिन, ठीक है, ट्राईआयोडोथायरोनिन, एंड द थर्ड वन इज थायरोक्सिन, एक T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। अब इन दो को और एक कैल्सिटोनिन को, इसके लिए डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, 2 टाइप ऑफ सेल्स हैं, एक को हम पैराफोलिकुलर सेल्स कहते हैं और दूसरे को हम फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं, जो कि थायरोक्सिन है T4 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन है T3। इसे हम फॉलिक्यूलर सेल्स से सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और जो कैल्सिटोनिन है ये पैराफॉलिक्यूलर सेल से सिक्रीट होता है। यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर क्वेश्चन करते हैं कि सर वाई वी कॉल दैट T4 एंड वाई वी कॉल दैट T3। सो इसको भी बाद में हम डिस्कस करते हैं कि हार्मोन्स की जो कंपोजिशन है या हार्मोन बनता किस तरह है, तो वहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अभी तक जहन में रख लें। ठीक है, इन सब के हार्मोन्स के बनने के लिए आयोडीन क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर बॉडी में आयोडीन होगी, आयोडीन कहाँ से आएगी? फूड से आएगी, जो हम फूड खाते हैं उसी में आयोडीन होगा। अगर आयोडीन होगी तो ये हार्मोन्स बनेंगे, अगर आयोडीन नहीं होगी तो ये हार्मोन्स नहीं बनेंगे। एंड जब आयोडीन की कमी होती है तो उसे हम फिर गोइटर भी कहते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है थायराइड हार्मोन का? डायरेक्टली अगर हम एक फंक्शन के बारे में बात करें तो थायराइड हार्मोन्स क्या करती हैं, ये जितनी भी बेसल मेटाबॉलिक रेट है उनको इंक्रीज़ करता है। ठीक है, जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स की हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन की हैं, फॉर एग्जांपल फैट्स की हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज़ करता है। ठीक है, आफ्टर दैट हम बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड्स में हमारे साथ सेल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, या हम कहते हैं कि लेब्यूल्स मौजूद होती हैं। लेब्यूल्स क्या हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, किस चीज़ के? फॉलिकल सेल्स के ग्रुप्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल दिस वन इज ग्रुप ऑफ सेल्स एंड दैट इज कॉल्ड लेब्यूल, दैट वन इज दैट वन। ठीक है, लेब्यूल्स मौजूद होती हैं जिनमें तकरीबन एक लेब्यूल में 20 to 40 फॉलिकल सेल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, ओके, जो कि डिस्पर्स फॉर्म में होती हैं। अच्छा, अब एक सेल दूसरा सेल, ये हमारे साथ फॉलिकल सेल्स हैं, ये हमारे साथ क्या है? फॉलिकल सेल्स हैं, और जो ग्रुप है इसको हम लेब्यूल कहते हैं, और एक लेब्यूल में 20 to 40 फॉलिक्यूलर सेल्स मौजूद होती हैं। ओके, इसके साथ ही इसमें हम बात कर रहे थे, यहाँ पर देखें आपके साथ ब्लड वेसल्स आए हुए हैं, यानी ब्लड स्ट्रीम है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर RBCs भी मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं, अब अगर हम बात कर लें कि यहाँ से हमारे साथ सिक्रीशन होती है, क्योंकि हमने बात की यहाँ पर
कि फॉलिक्यूलर सेल्स क्या करते हैं, इन्हीं हार्मोन्स की सिक्रीशन करती है। अब हम देखते हैं कि इन्हीं हार्मोन्स की सिक्रीशन होती किस तरह है या हार्मोन्स बनते किस तरह हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक फैक्ट्री है किसके लिए, थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए भी और इसको फिर सिक्रीट करने के लिए भी। सो दैट सेल्स, फॉलिक्यूलर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। कैसे करती हैं, एक फॉलिक्यूलर सेल्स को हम उठाते हैं और फिर देखते हैं कि फॉलिक्यूलर सेल्स के अंदर होता क्या है। देख लें बेटा, हमारे साथ फॉलिक्यूलर सेल्स हैं और फॉलिक्यूलर सेल्स के ऊपर ब्लड स्ट्रीम मौजूद है। ठीक है, क्या मौजूद है, ब्लड स्ट्रीम मौजूद है। ओके, फॉलिक्यूलर सेल्स के अंदर जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं, जो कि हमारे साथ यानी जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है उसी तरह, साइटोप्लाज्म नहीं है लेकिन उसी की तरह हमारे साथ एरिया मौजूद है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में क्या है, सोडियम आयंस भी हैं, पोटाशियम आयन भी हैं और आयोडीन आयन भी हैं। ठीक है, या आयोडाइड आयन उसे हम कहते हैं, आयोडाइन आयन। ओके, यहाँ पर फॉलिकल सेल्स में क्या मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद है। ठीक है, गोल्जी बॉडीज भी मौजूद हैं, लाइजोसोम्स भी मौजूद हैं, जैसे एक सेल होता है सब उसमें मौजूद हैं, इसी तरह है। ठीक है, अब होता क्या है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम, अब यहाँ से पहले ब्लड स्ट्रीम से पहले अगर मैं एक बात यहाँ पर दे दूँ कि थायराइड हार्मोन्स बनते क्यों हैं। ठीक है, फर्स्ट बात तो आ गई ना कि यहाँ पर ठीक है प्रोडक्शन तो होती है लेकिन इसको भी तो मैसेज आना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मैसेज कहाँ से आएगा बेटा, मैसेज यहाँ से आएगा हाइपोथैलेमस के साथ क्या अटैच है, पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच है। हाइपोथैलेमस से TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होगा और इंटीरियर लोब में आएगा। इंटीरियर लोब क्या करेगा, हमारे साथ जो थायराइड हार्मोन्स हैं यानी TSH हार्मोन थायराइड ग्लैंड के पास आएंगे और यहाँ से T3 and T4 की क्या होगी, सिक्रीशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये सिक्रीशन होती किस तरह है तो फिर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे, लेकिन आपने ये याद रखना है कि हाइपोथैलेमस से क्या आएगा, हमारे साथ इंटीरियर लोब में TSH हार्मोन की सिक्रीशन होगी कि काइंडली आप थायराइड हार्मोन के पास मैसेज भेजें कि ये हार्मोन की सिक्रीशन कर लें। हाइपोथैलेमस के पास मैसेज कहाँ से आए, हमने बात की थी कि स्टिमुलस से मैसेज आता है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर मैं देख लूँ कि TSH हार्मोन काम किस तरह करता है तो बेटा मेम्ब्रेन में हमारे साथ एक प्रोटीन लगा होता है जो एक्सेप्टर यानी एक्सेप्टर का काम करता है और वहाँ से क्या होता है, GTP से GDP बन जाता है जो कि एक सेलुलर EMP लेवल है। ठीक है, जो उसको इंक्रीज़ करता है और क्या करता है, ये प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर अब इसके साथ मैसेज आ गया है और इसने क्या करना है, फॉलिक्यूलर सेल्स ने T3 और T4 को बनाना है। तो उसके लिए क्या होता है, हमने बात की है कि आयोडीन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स। ओके, फॉलिकल सेल्स में क्या मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रोटीन बनाता है जिसे हम थायराइड ग्लोब्यूलिन कहते हैं। ठीक है, थायराइड या थायराइड ग्लोब्यूलिन कहते हैं, जो कि गोल्जी बॉडीज़ के ज़रिए से पैक हो जाती है और सेल से निकल जाती है, कहाँ पर आ जाती है, कोलाइड में। ठीक है, कहाँ पर आ जाती है, कोलाइड में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, थायराइड ग्लोब्यूलिन बनाया। थायराइड ग्लोब्यूलिन के बाद वो गोल्जी बॉडीज़ ने उसको पैक किया और बाहर साइड पे फेंक दिया है। ठीक है, कहाँ पर, कोलाइड में। इट्स मीन कि हमारे साथ T3 और T4 की प्रोडक्शन कोलाइड में होती है। ये भी आपने MCQs के लिए याद रखना है। अब यहाँ पर जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें सोडियम आयन मौजूद है, पोटाशियम आयन मौजूद है, आयोडीन आयन मौजूद है। अब होता क्या है कि इस सोडियम और आयोडीन को इनसाइड यानी ब्लड स्ट्रीम से कहाँ पर लाना है, आयोडीन होगी तभी हमारे साथ हार्मोन्स प्रोडक्शन होगी, फॉलिक्यूलर सेल्स में लाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या मौजूद होगा, चैनल मौजूद होगा या पंप्स मौजूद होंगे। तो उस पंप्स को या हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर को जो ट्रांसपोर्ट करेगा उसको हम क्या कहते हैं, सोडियम आयोडीन सेम्प्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेम्प्टम, SYMPTOM। ठीक है, सेम्प्टम कहते हैं। सोडियम आयोडीन सेम्प्टम क्या करता है, सोडियम आयन को भी अंदर ले आता है, तो सोडियम आयन तो कंसंट्रेशन की वजह से अंदर आ जाएगा, लेकिन पंप की ज़रूरत किसको होगी, आयोडीन को होगी। और आयोडीन पंप के ज़रिए यानी यहाँ पर क्या लगेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी यानी पंप के ज़रिए से अंदर आएगा। ठीक है, आयोडाइड अंदर आ गया इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, सोडियम वापस जाएगा। जैसे ही सोडियम वापस जाएगा पोटाशियम इनसाइड आ जाएंगी, यानी ग्रेडियंट को भी बरकरार रखना है। सोडियम अंदर आ गया
तो वापस इसको जाना है तो पोटाशियम आयन अंदर आ जाएंगी, ठीक है। ओके, ये तो बात हो गई ट्रांसपोर्ट वाली मेम्ब्रेन वाली, ठीक है, ये तो सिंपल है। अब यहाँ से आयोडाइड क्या करता है, फॉलिक्यूलर सेल से निकलता है और क्या कहाँ पर आता है, कोलाइड में आता है। फॉलिक्यूलर सेल से निकलते ही जैसे ही आयन यहाँ पर भी कम होगा तो क्लोरीन वापस आ जाएगा और यहाँ पर आयन कंसंट्रेशन को बराबर कर देगा, यानी ग्रेडियंट को बराबर कर देगा। आयोडाइड अंदर आ गया। अब आयोडाइड के लिए क्या है, यहाँ पर एक प्रोसेस होती है, यानी एंजाइम मौजूद है जिसे हम कहते हैं पर ऑक्सीडेज एंजाइम। यहाँ पर ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा, H2O2 बनाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएगा और आयोडाइड से आयोडीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयोडीन, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की थी कि आयोडीन इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, याद रखना है, ठीक है बेटा। आयोडीन से क्या होगा, आयोडीन यहाँ पर जो हमारे साथ थायराइड ग्लोब्यूलिन आए थे, ठीक है, जो कि एक कार्बन चेन है, क्या है, कार्बन चेन जिसमें टायरोसिन मौजूद है, ठीक है, कार्बन चेन हैविंग टायरोसिन। टायरोसिन का अगर आप देख लें फॉर एग्जांपल, इसी तरह हमारे साथ एक कार्बन चेन है और उस पर OH ग्रुप अटैच है जिसे हम टायरोसिन कहते हैं, ठीक है। ओके, अब क्या करता है ये, एक आयोडीन यहाँ पर आप देखते जाएं, अगर एक आयोडीन बाइंड होता है टायरोसिन रिंग के साथ, ठीक है, इन थायराइड ग्लोब्यूलिन, ठीक है। ग्लोब्यूलिन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोटीन है और उसके साथ ही ये टायरोसिन अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ये हो गया, एक ये हो गया मेरे साथ, ठीक है, इसी तरह सारे अटैच होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब एक आयोडीन आता है और एक रिंग के साथ, किस रिंग के साथ, टायरोसिन रिंग के साथ अटैच होता है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर एक ही आयोडीन एक ही रिंग के साथ अटैच होता है तो उसे हम MIT कहते हैं। क्या कहते हैं, MIT, मानो आयोडो टायरोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, मानो आयोडो टायरोसिन कहते हैं। अगर एक रिंग के साथ दो अटैच हो जाते हैं, एक रिंग के साथ दो आयोडीन अटैच हो जाते हैं, देन दे आर कॉल्ड DIT। DIT मतलब क्या हुआ, शाबाश, डाई आयोडो टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन। ओके, अब यहाँ पर DIT भी बन गई है, MIT भी बन गई है, DIT भी बन गई है और MIT भी बन गई है। अब क्या होता है, ये इस तरह कर लेते हैं कि कुछ टाइम के बाद ये दोनों ही रिएक्शन कर लेते हैं, MIT DIT के साथ मिल जाता है, ठीक है, और जैसे ही MIT और DIT मिलते हैं तो उससे एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसे हम T3 कहते हैं, T3। सो आई होप आपको यहाँ से T3 क्लियर हो गया होगा कि T3 किस तरह बनता है। MIT प्लस DIT इज इक्वल टू T3, क्योंकि यहाँ पर भी एक आयोडीन है और दो आयोडीन यहाँ पर हैं, तो T3 बन गया। इट्स मीन कि इस हार्मोन में कितने आयोडीन है, 3 हार्मोन्स हैं, 3 आयोडीन हैं, सॉरी। फिर कभी कभी इस तरह होता है कि 2 DIT मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, और जैसे ही 2 DIT मिलते हैं तो हमारे साथ T4 बनता है। क्या बनता है, यहाँ से आपके साथ T4 बन गया, ठीक है। सो यहाँ पर हमने T3 और T4 की बात की थी। सो आई होप इंशाल्लाह आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि T3 और T4 किस तरह बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ से तो हमारे साथ T3 और T4 बन गए हैं। अब इन हार्मोन्स की सिक्रीशन करनी है। अब क्या होता है, इसी कोलाइड से दोबारा कहाँ पर जाते हैं, फॉलिकल्स में जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। किस प्रोसेस पर, पिनोसाइटोसिस पर। और यहाँ से T3 और T4 इनसाइड द फॉलिकल्स आते हैं, और जब ये इनसाइड आते हैं तो इसको हम एंडोसोम्स कहते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एंडोसोम्स आते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, लाइजोसोम्स होती हैं, और लाइजोसोम का काम ही यही है कि बाहर से जो भी आएगा तो उसको इनगल्फ करेगा, और लाइजोसोम की नेचर क्या है, एसिडिक है, ठीक है। सो जैसे ही ये अंदर आते हैं इसको ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ या तो अटैच होंगे, ठीक है, MIT और DIT ये एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो इसको ब्रेक कर देंगे MIT में, DIT में और T3 एंड T4 में, ठीक है। अब T3, T4, MIT और DIT, अब इनमें से जो MIT और DIT हैं, ठीक है, जो मानो हैं और डाई हैं, ये क्या करते हैं, ये दोबारा डीआयनाइज्ड हो जाते हैं और इनसे जो आयोडाइड मॉलिक्यूल बनते हैं तो दोबारा ये रिसाइकल होते हैं। क्या होते हैं, दोबारा ये रिसाइकल होते हैं, आयोडाइड मॉलिक्यूल बन जाता है, फिर ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है, ठीक है। ये तो साइड पे चला गया, यानी ब्लड स्ट्रीम में चला गया, इसका तो कोई काम ही नहीं हो गया, ठीक है। अब ये दोबारा इसी तरह इसको रिसाइकल करेगा और दोबारा ये बनाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो T3 और T4 बना है, ये क्या करते हैं बेटा, ये यहाँ पर आते हैं
लेकिन इनकी नेचर क्या है, लिपिड है, ठीक है। अगर ये लिपिड नेचर है तो ये क्या करते हैं, ब्लड में फ्लो नहीं कर पाते, तो ये क्या करते हैं, इसके लिए एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन मौजूद होती है जिसे हम थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। और जैसे ही T3 T4 यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम में आती हैं, ये इनको बाइंड कर लेती हैं, और जैसे ही बाइंड कर लेती हैं तो फिर इसको टारगेट सेल्स पर ले जाती हैं, और जैसे ही ये टारगेट सेल पर जाती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियर पोर के ज़रिए से जाती हैं, और न्यूक्लियर पोर के ज़रिए से जब न्यूक्लियस के पास जाती हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको, न्यूक्लियस इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल, तो उस हार्मोन्स को देख लेती है कि ये हार्मोन किस काम के लिए है, तो उसी के हिसाब से फिर उसके लिए मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर उसके हिसाब से प्रोटीन बनता है, और उसी साइड से उसी तरीके से सिक्रीशन हो जाती है, ठीक है। सो आई होप आपको बहुत कुछ समझ आ चुका होगा अब तक कि किस तरह से हमारे साथ एक हार्मोन्स काम करती हैं, ठीक है। सो दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं कि थायराइड हार्मोन्स के बारे में हमने बात की। थायराइड हार्मोन कहाँ पर मौजूद है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, उसकी सिक्रीशन कौन कौन सी है, उसका फंक्शन किस तरह है, या वो हाइपोथैलेमस के साथ उसकी इंटरेक्शन क्या है, ठीक है, हाइपोथैलेमस के साथ उसकी रिलेशनशिप क्या है। फिर हमने एक डिटेल बात की कि हार्मोन सिक्रीशन होती किस तरह है, यानी हार्मोन की सिक्रीशन होती किस तरह है, फर्स्ट उससे प्रोडक्शन किस तरह होती है। तो इंशाल्लाह ताला इससे बहुत कुछ आपको समझ भी आ चुका होगा, और आपके साथ एक सोशल लाइफ में भी एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपके साथ बहुत सारा नॉलेज होगा थायराइड ग्लैंड के बारे में। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर समझ आ चुका है लेक्चर और मज़ा भी आता है आपको लेक्चर में, तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।